दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन। जी हाँ, टोटल 30 नंबर के जो एमसीक्यू आ रहे हैं पेपर में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में किस तरीके के एमसीक्यू जो है आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है ना। प्राकृत संख्या क्या है, और प्राकृत संख्या देखो ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, प्राकृत संख्या होती है, मतलब से जिनका प्रयोग हम संख्याओं को गिनने के लिए करते हैं। दूसरी होती है दोस्तों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ऐसी होती है, प्राकृत संख्या में यदि आप शून्य को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है और ये भी अनंत तक जाती है। तीसरी होती है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या की बात करें तो यदि आप इन पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या भी यदि शामिल कर देते हैं और ये अनंत तक जाती है इस तरफ, ठीक है, -2 -1 0 1 2 3, तो ये कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि एमसीक्यू पूछा कैसे जाता है। कहते हैं क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ जी, देखिए अच्छे से, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं जो प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल है। अब कहते हैं क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? जी हाँ, पूर्णांक संख्याएं भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि इन पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है या जो सेट है या जो ग्रुप है वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी आता है। आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में होती है, अर्थात बटे के रूप में होती है और क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बात करें जैसे 3/4, 5/6, -2/3, ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनके बटे में आपको शून्य नहीं मिल रहा है। शून्य की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करनी वाली संख्या हो या फिर हम बात करें तो माइनस वाली संख्या हो, प्लस वाली संख्या हो, सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। सिर्फ एक शर्त पर परिमेय संख्या नहीं होती है, वो ये कि बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बटे में शून्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन यदि 0/1 लिखा है तो देखो बटे में 1 है ना कि शून्य, और बोला क्या गया है कि कभी भी क्यू का मान शून्य के बराबर न हो, मतलब बटे में शून्य ना हो, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। शून्य भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसके बाद जैसे कि हम बात करें, पांचवी आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छे से, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो सभी अपरिमेय में आ जाती हैं। और छठवीं और सबसे लास्ट आती है वास्तविक संख्या। तो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तथा वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज और है कि जितनी भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इनके बट्टे में कुछ नहीं है। तो इनके बट्टे में जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो ये सभी जो है क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, अर्थात परिमेय संख्या के अंदर ही होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या किसमें होती हैं? वास्तविक संख्या। अपने पास जितनी भी संख्या है, चाहे वो दशमलव वाली हो, करनी वाली हो, चाहे बटे वाली हो, ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी जो है इसी से आ जाते हैं और एमसीक्यू भी इसी से। तो क्या है क्वेश्चन? एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एचसीएफ, एलसीएम की बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएम में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा। होता क्या है लड़कों से, देखो जैसे लिखा है 6 और 12, कितना लिखा है? 6 और 12। 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की जब हम बात करें दोस्तों, तो एलसीएम एक साथ लिखा जाता है। जैसे 6 और 12 एक साथ लिखा, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 6 12, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इनका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। ठीक, अब जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो अलग अलग निकाला जाता है। जैसे हम 6 की बात करें तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 12 निकाल लें अब हम, तो 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इनके फैक्टर हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुणित 3, और 12 का लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर में उनके मल्टीपल निकालने के बाद, अर्थात उनके गुणनखंड निकालने के बाद कॉमन संख्या को लेते हैं। किसको? कॉमन। कॉमन मतलब से ओवरनेट, जो सब में होता है। जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार 2 लिख लो। इसके बाद 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो एक बार यहाँ पे लिख लो। तो 3 दूनी 6। तो इसका
HCF महत्तम समापवर्तक क्या हो गया दोस्तों, इसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक हो गया 6। कितना हो गया दोस्तों, 6। क्लियर है। और जब एलसीएम की बात होती है तो इसको एक साथ लेकर गुणनखंड निकालते हैं और जितनी भी ये संख्या जो साइड में दिख रही है इनका हम गुणा कर देते हैं। दोस्तों हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम दी गई संख्याओं की वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। जी हाँ, सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे वो एलसीएम कहलाता है। लेकिन सॉरी, एलसीएम क्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करते अर्थात पूर्णतः विभाजित करते। इसमें एक शॉर्ट तरीका होता है जो कि मैक्सिमम अधिकतर कर पूछा जाता है। सूत्र होता है दोस्तों एलसीएम गुणित एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये सूत्र है। इनमें एक गौर करने वाली चीज है कि यहाँ आपको सूत्र में 4 चीजें मिलेंगी। कितनी? 4, 1 2 3 4। इन चारों में से यदि आपको कोई भी 3 चीज दी हुई है तो आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, हमने जो संख्या निकाली है उसी से हम देखते हैं। ठीक, यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ किस किस का दिया है, 6 और 12 का, एचसीएफ दिया है 6 और 12 का 6, तो एलसीएम आप निकाले किसका, 6 और 12 का। तो पहली संख्या 6 हो गई तो दूसरी संख्या 12 हो गई, तो एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ कितना दिया है, 6, तो एलसीएम इंटू 6, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 12। क्लियर। तो हमें एलसीएम चाहिए है, तो ये गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 12 बटे 6, 6 से 6 कट गया, तो एलसीएम कितना हो गया, 12। ठीक, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा, यदि उसने दिया होता कि एलसीएम 12 है तो एचसीएफ निकालो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब एचसीएफ की जगह कुछ नहीं रखेंगे, एलसीएम की जगह 12 रख देंगे और ये बटे में चला जाएगा तो 12 से 12 कट जाएगा तो बचेगा 6। सेम कंडीशन होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए। यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया है और इन दोनों में से कोई एक संख्या नहीं दी है तो दी हुई संख्या को रख दीजिए और उस गुणा वाली संख्या को भाग में ले आइए, तो आपको जो बची हुई संख्या है वो मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी संख्याएं हैं कि ये परिमेय संख्या, जैसे लिखा है कर्णिक 3, परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम बोल सकते हैं कि दोस्तों ये अपरिमेय है, तो इसके कुछ नियम है। ठीक, ये हुए अध्याय 1 के। हम चलते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 है दोस्तों बहुपद। तो जैसे कि कोई भी बहुपद है 2x + 3 इज, ठीक है, 2x + 3, तो बहुपद में हमेशा एक पक्ष होता है, दो पक्ष नहीं होते हैं। राइट हैंड साइड में कभी भी 0 नहीं मिलेगा। जो बहुपद जिस चर को लेकर चलता है उसको हम उस नाम से प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं px। यदि यहाँ y होता, मान लो लिखा होता 3y - 4, तो उसको हम नाम दे देते py, और इस p की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बहुपद। बहुपद में आपको एक चीज निकालने के लिए आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुपद का शून्यक निकालिए। तो शून्यक होता क्या है, शून्यक वह संख्या होती है जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x + 5, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए मान लो ये है px, तो शून्यक निकालने के लिए px का मान 0 के बराबर रखेंगे, तो हो जाएगा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ठीक, तो इस वाले बहुपद का कौन सा x + 5 का शून्यक क्या हो गया, -5। अब प्रश्न मान लो पूछता है कि क्या x बराबर -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां रखेंगे। यदि वो इस मान को, इस बहुपद को शून्य कर देता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मान दिए गए बहुपद का शून्यक है। देखो, तो p -5 हमने रख दिया x की जगह, तो हो जाएगा -5 + 5, तो कितना हो गया, 0। तो हो गया ना 0, तो -5 = 0, मतलब हम कह सकते हैं कि -5 उसका शून्यक है। अब शून्यक निकालने के लिए आता है, प्रश्न आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अंक मिले। जैसे लिखा है ax + b का शून्यक क्या होगा, ax + b का शून्यक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड में 0 लगा दिया, तो ये हो गया ax बराबर प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का b, और x = -b, इनटू में था तो डिवाइड में गया तो a हो गया, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यदि प्रश्न में शून्यक आता है, चाहे वहां चर राशि हो, चाहे ABCD हो, चाहे कोई भी अंक हो, तो हमें बराबर 0 रख के उस वेरिएबल का या उस चर का मान निकाल लेना है। फिर से एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा है 6x + 2b, 6x + 2b का शून्यक क्या होगा, 6x + 2b का शून्यक क्या होगा, हम इसके बराबर में 0 लिखा, तो 6x = -2b, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और x = -2b/6, ये इसका शून्यक हो जाएगा।
ठीक, फिर भी आप देख लीजिए एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि लिखा है 4z माइनस 5 का शून्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में शून्य लिख दिया, ये माइनस का 5 इस तरफ गया तो प्लस का 5 हो गया, ये हो गया 4z, तो z इज इक्वल टू हो गया 5/4, ये इसका शून्य हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि दिए गए बहुपद में आपको हमेशा x ही मिले या आपको हमेशा अंक ही मिले, संख्या ही मिले, ABCD PQR कुछ भी मिल सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये होगा शून्य। ठीक, अब होता क्या है, ये तो हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप है कि आपको बहुपद दे दिया और आपसे पूछा जाता है कि इन दिए गए मानों में कौन उसका शून्यक है। मान लो बहुपद है px बराबर 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 4x माइनस 4। तो कहता है शून्यक है -1, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसका शून्यक कौन सा है। तो हमने अभी आपको क्या बताया है कि शून्यक वह होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। देखो हम इस पर जब हम -1 रखेंगे तो -8 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे हम पहले की बात करें, इसको रख के देखते हैं। तो 4 गुणित -1 -4, तो -4 कितना हो गया -8, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो ये तो शून्यक हो ही नहीं सकता। हम इस वाले मान को रखते हैं तो हो जाएगा 4 गुणित 1 -4, तो 4 1 कम 4, 4 -4 बराबर 0, मतलब ये 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ये होगा। तो शून्य यदि पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, तो उन मानों में से उस बहुपद में मान रख के देखो कि जो मान उस समीकरण को शून्य कर देगा, उस बहुपद को शून्य कर देगा, वह उसका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए कि यदि कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो नहीं लाना है, बहुपद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये px ले लिया। तो दिया गया जो समीकरण है वो बहुपद होगा। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है कि चर राशि की घात जो है धनात्मक संख्या होनी चाहिए। चर राशि की घात, चर राशि की घात धनात्मक संख्या होनी चाहिए। कैसी, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। चर राशि की घात धनात्मक, चर राशि है x, ठीक है, इसकी घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। यदि घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा, यदि घात बटे के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। देख लीजिए, मान लो लिखा है 2x की घात -2 प्लस 6x प्लस 8, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इस पर माइनस की घात है। यदि लिखा है 3x की घात 1/2 धन 6x प्लस 9 तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बटे वाली घात है। यदि लिखा है 3 करनी x प्लस 5x प्लस 6x², ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर राशि पर करनी लगी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि माइनस वाली घात है चर राशि पर तो बहुपद नहीं होगा, यदि बटे वाली घात है तो बहुपद नहीं होगा, यदि करनी लगी है तो बहुपद नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है 3/x की घात x की घात 2 प्लस 6x धन 3 बराबर कुछ नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये संख्या ऊपर जाती है तो चिन्ह जो है बदल जाते हैं। हमने आपको कई बार बताया है, जैसे लिखा है 2x की घात -3, तो कभी भी यदि ये हर से अंश में, अंश से हर में जाती है तो घातों का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, क्योंकि माइनस थी, यदि प्लस होती तो ये माइनस हो जाती, और माइनस है तो प्लस। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि बहुपद कब होता है, जब किसी भी चर राशि पर x की जगह y z p q r कुछ पर भी हो, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्या की घात हो। इस चीज का, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ चर राशि की घात की बात होती है, किसकी, चर राशि की। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लिखा है 2 की घात 2 x घन प्लस 5 बराबर 0, तो ये कैसा समीकरण होगा, तो बोल देते द्विघातीय समीकरण होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर अचर की घात नहीं देखनी है, मतलब इस संख्या की घात नहीं देखनी है, आपको एक्स वाई जेड की घात देखनी है। किसकी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर की घात देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि कोई समीकरण है 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यदि किसी समीकरण की उच्चतम घात 2 है, कितनी है, उच्चतम घात 2 है, ध्यान रखिएगा। यदि अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद। और समीकरण की घात आपको ये बताएगी कि उसके अधिकतम कितने हल होंगे। यदि समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है तो उसके अधिकतम 2 हल होंगे। कितने, 2 हल होंगे। यदि लिखा है 2x धन
4 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 1 है, जहां पर घात नहीं दिखती है वहां 1 होती है। ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है और इसके अधिकतम घात 1 होती है और इसका अधिकतम हल भी कितना होता है? 1। मतलब रैखिक बहुपद की बात होगी तो अधिकतम 1 हल निकाला जा सकता है, द्विघाती बहुपद की बात होगी तो उसके अधिकतम 2 हल निकाले जा सकते हैं। लेकिन यदि लिखा है 3x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 5x धन 8 बराबर 0, तो देखो ये कौन सा बहुपद है? आपको सिर्फ घात देखना है, किसकी? चर राशि की। चर राशि की घात कितनी बड़ी है? तो देखो चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। तो ये जाना जाता है दोस्तों त्रिघातीय बहुपद के नाम से। कौन सा? त्रिघातीय। और सबसे बड़ी घात 3 है, मतलब इसके कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। कितने? 3। तो आपसे यदि पूछा जाता है रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने हल होंगे, कितने शून्यक होंगे, तो उसके केवल से 1 होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है। द्विघाती बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है। त्रिघाती बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 होती है। चतुर्थघाती बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 होती है। तो डिपेंड करता है कि उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, उसकी जितनी बड़ी घात होगी उसके उतने हल निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की जो है बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बहुपद में बहुत सारी घातें होती हैं। ठीक, यहां पर से कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जैसे प्रश्न पूछता है आपसे, सिंपली पूछ लिया कि ax² प्लस bx प्लस c कौन सा बहुपद होगा, तो आपको क्या ध्यान देना है? घात। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। यदि आपसे पूछ लिया गया कि ax प्लस b बराबर 0, ये कौन सा बहुपद होगा, तो घात कितनी है? 1। तो ये रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर पर। छोटी छोटी चीजें हम लेकर चलेंगे, जैसे कि यदि इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो सॉल्यूशन वाली चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में जो है बता दी हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो रैखिक समीकरण, अभी हमने बताया रैखिक बहुपद, वही चीज है रैखिक समीकरण, लेकिन इसमें 2 पक्ष होंगे, मतलब राइट हैंड में 0 होगा। समीकरण का मतलब होता है हमेशा 2 पक्ष होते हैं, बीच में बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। अब रैखिक बहुपद 2 चर वाली, जैसे कि हमने अभी बताया ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसमें रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। इस पर कोई घात नहीं है मतलब 1, इस पर कोई घात नहीं है मतलब 1। और 2 चर जुड़ा है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब एक साथ कितने चर होंगे? 2। देखो एक चर है x और दूसरा चर है y। यदि लिखा है 3x प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसमें कितने चर हैं? 2। कौन कौन सा? पहला चर है x और दूसरा चर है z। अगर लिखा है 3x प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0, अगर सामने वाला पूछता है कि क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दोस्तों ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। आपको 2 चर यहां नहीं करना है कि एक चर यहां है एक चर यहां है, मतलब 2rx है तो 2 चर हो गया। दोनों लेटर अलग होने चाहिए, दोनों अक्षर जो है अलग होने चाहिए। तो यहां पर एक ही चर है, क्योंकि 4 और 3 7x जुड़ जाएगा प्लस 9, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम यहां पर पढ़ेंगे एक चर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ए क्या होता है? ए होता है दोस्तों x का गुणांक, ठीक, और बी क्या होता है? y का गुणांक, और सी होती है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। ये हो गया आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। यदि आपको एक साथ 2 समीकरण दिए हैं, मान लो दिया है 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर भी वही चीज है, x के साथ जो होगा वो a होगा, y के साथ जो होगा वो b होगा, और जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो सी होगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, एक साथ 2 समीकरण है तो इसको हम ए ना मान के a1 लिखते हैं, तो a1 हो जाएगा 3, b1 इज इक्वल टू 4 और c1 इज इक्वल टू 9, और दूसरे समीकरण के लिए हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू -8। इसी तरीके से तीसरा समीकरण होता है तो a3 b3 और c3 हम लिख सकते थे। ठीक, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 जो होते हैं कंडीशन है, 3 कंडीशन है। कितनी है? 3 कंडीशन है, वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, पहली कंडीशन है कि यदि a1 बट्टे a2 का मान b1 बट्टे b2 के मान के बराबर नहीं होता है, मतलब ये दोनों मान अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बट्टे 4 4 बट्टे 5 आएगा, तो इसमें समीकरण जो होता है अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, कौन सा? अद्वितीय हल रखता है। और जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। कैसी? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो समीकरण का हल होता है वो संगत होता है।
ठीक। दूसरी कंडीशन है कि a1 बट्टे a2 बराबर तो होता है b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। मतलब शुरू के दोनों पदों का अनुपात बराबर होता है, अंतिम जो अनुपात होता है वो बराबर ना हो तो इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसमें रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, ये सिर्फ ग्राफ के लिए है, और इसमें समीकरण का हल जो होता है वो असंगत होता है। ठीक। तीसरी कंडीशन होती है जब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर होता है और ये भी c1 बट्टे c2 के बराबर होता है। देखो कैसे सीक्वेंस चल रहा है, पहले ये बराबर नहीं था, फिर लास्ट बराबर नहीं है, फिर तीनों बराबर हैं। इसमें अनेक हल होते हैं, कितने अनेक हल, बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। और इसमें जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं और इसमें समीकरण के हल संगत रखते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि सिर्फ कोई हल नहीं वाली कंडीशन पर असंगत होता है, बाकी इन दोनों पर संगत होता है। और ये लाइन जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इस तरीके के प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाते हैं इस वाले में एमसीक्यू से रिलेटेड। देखो होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यदि लिखा है 2x धन 3 बराबर y, ये कोई हमारा सिंपल समीकरण है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अगर समीकरण में 2x प्लस 3 बराबर y में बोला गया है कि यदि x बराबर 2 हो, कितना हो, x बराबर 2 हो तो y कितना होगा, तो ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, आपको क्या करना है, x की जगह 2 रख देना है। तो 2 गुणित 2 धन 3 बराबर y, तो 2 दूनी 4 धन 3 बराबर y, तो 4 और 3 7, तो y बराबर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y बराबर 7 आ जाएगा। मतलब प्रश्न में यदि बोला जाता है कि आपको ये वैल्यू रखनी है तो आप उसको रख दीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि देखो लिखा है 3x माइनस y बराबर 4, ठीक। यदि x बराबर 2 हो तो y कितना होगा, x बराबर 2 हो तो y कितना होगा, तो x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 2 माइनस y बराबर 4, 3 दूनी 6, ये माइनस का y राइट हैंड में जाएगा तो प्लस का y, और ये प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो 6 में से 4 गए तो 2, तो y का मान कितना आ गया 2। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज है, कहीं कहीं होता क्या है, x और y दोनों के मान दे देता है, x और y दोनों के मान दे देता है। कैसे देता है, देखो लिखा है 3m प्लस y माइनस x, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो m का मान क्या होगा, तो x और y की जगह ये मान रख दीजिए। तो लिखा है 3m धन y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो 3m बराबर 2 माइनस 1, ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो 3m बराबर 1, तो m बराबर 1/3, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में चला गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा और किसी प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाता है, संगत असंगत ही पूछा जाएगा, प्रतिच्छेदी पूछा जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखें। हम अगला चैप्टर देखते हैं, द्विघाती समीकरण, वर्ग समीकरण। चौथे चैप्टर की बात करें तो देखो अभी हमने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद के नाम से जाना जाता है, द्विघातीय बहुपद के नाम से जाना जाता है। और द्विघाती बहुपद ही क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखो ये इसका मानक रूप होता है, x² होना कंपलसरी है, तो a जो होता है वो होता है x² का गुणांक, क्या होता है, हमेशा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। b होता है x का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c होता है अचर राशि, c होती है अचर राशि। अगर जैसे हमने बात की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, तो यदि b का मान भी शून्य हो जाए और c का मान भी शून्य हो जाए, कहने का मतलब ये है यदि ये वाला पद भी शून्य हो जाए, ये वाला पद भी शून्य हो जाए, तो केवल ax² बचेगा, तो भी ये वर्ग समीकरण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि आपके पास चर राशि की घात 2 वाला पद है। लेकिन यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में केवल a 0 हो जाए और b भी रहा है और c भी रहा है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि a यदि 0 होता है तो x² वाला पद भी 0 हो जाएगा। और हमारी कंडीशन ही है कि यदि x की घात 2 नहीं होगी तो वो वर्ग समीकरण नहीं होगा। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a क्या है, x² का गुणांक, x² y² z² जो भी आप मान सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशन है, इसका एक सूत्र होता है d बराबर, जैसे हम बोलते हैं विविक्तिकर, क्या बोलते हैं, विविक्तिकर।
इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसमें तीन कंडीशन है। यदि डी का मान शून्य से बड़ा होता है तो दो असमान वास्तविक हल मिलते हैं, दो असमान वास्तविक हल मिलते हैं, दो असमान वास्तविक हल मिलते हैं। यदि डी का, हाँ एक चीज और, डी का मान जब शून्य से बड़ा होगा मतलब हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। कैसी धनात्मक संख्या मिलेगी दोस्तों, कैसी धनात्मक। और डी का मान शून्य से छोटा होगा तो वास्तविक हल नहीं मिलेंगे, वास्तविक हल नहीं मिलेंगे। और डी का मान जब शून्य के बराबर होगा तो दो समान वास्तविक हल मिलेंगे, दो समान वास्तविक हल मिलेंगे, दो समान वास्तविक हल मिलेंगे। ठीक, डी का मान शून्य के बराबर होगा तो दो समान वास्तविक हल मिलेंगे। डी का मान शून्य से बड़ा होगा, और शून्य से बड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है, 0 लिखा है, 1 2 3 4 -1 -2, तो डी का मान शून्य से बड़ा मतलब पॉजिटिव धनात्मक संख्या। यदि बड़ा आएगा तो धनात्मक और छोटा आएगा तो ऋणात्मक संख्या। कैसी आएगी, ऋणात्मक संख्या। ठीक, प्रश्न आते हैं दोस्तों, लिखा है 2x² + 4x - 3 = 0 में समीकरण की नेचर अर्थात से मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति आपको यही बताना है। मूलों की प्रकृति मतलब कैसे है, वास्तविक है, असमान है, काल्पनिक है, वही बताना है। तो सूत्र लगाना है b² - 4ac। तो b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 देखो 4, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 दूनी 6 और 6 चौको 24। अब ये देखो जब जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। यदि ऑब्जेक्टिव आता है आपको ये देखना है कि ये जो b² - 4ac है प्लस में आ रहा है या माइनस में। यदि प्लस में आता है वैल्यू तो दो असमान वास्तविक हल होंगे, और माइनस में आता है तो काल्पनिक हल होंगे अर्थात वास्तविक हल नहीं होंगे। और बाकी 0 यदि आ जाता है उसको कैलकुलेट करने पर तो दो समान वास्तविक हल होंगे। आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोलता है तो आपको यही सूत्र लगाना है, और इन तीनों प्रकृति में से कुछ भी एक आ जाएगा। फिर से हम आपको बता दें, यदि इसको सॉल्व करने पर प्लस आता है, प्लस वाली वैल्यू आती है तो दो असमान वास्तविक हल होंगे। यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो काल्पनिक हल होंगे, और यदि 0 के बराबर आता है तो दो समान वास्तविक हल होंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही है, और अगर जो बचा हुआ है तो हम अगली वीडियो में उसमें कंप्लीट कर देंगे। बाकी के चैप्टर जो है हम आपको आगे वाली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे।